नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, एक एक करके जानेंगे। दरअसल भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 9वें दौर की वार्ता अभी भी जारी है। दरअसल करीब 2 महीने बाद हो रही है वार्ता। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ मामले निकल के आ रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के जा रही है, आपको बता दें दिल्ली में हाई अलर्ट, आतंकी हमले के इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई पूरी तरीके से चौकस। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, WHO चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके दी बधाई। भारतीय वैक्सीन का दुनिया भर में बज रहा डंका। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाइडेन प्रशासन ने चीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, दक्षिणी चीन सागर में दाखिल किया अमेरिकी युद्धक विमान। ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ अमेरिकी के तेवर सख्त। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहला बड़ा कदम चीन के खिलाफ बाइडेन प्रशासन ने लिया है, बड़ा एक्शन। इसके बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों इस बार बजट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे। दिल्ली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे, हिरासत में 3 लड़कियां समेत 6 लोग, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार उद्योग को बजट से बड़ी सौगात की उम्मीद, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में भी प्रोत्साहित की दरकार। सब कुछ खबरें जानेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश भर से भेजा जा रहा है रामायण। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 9वें दौर की वार्ता जारी। करीब 2 माह पर हो रही है बातचीत। जी हाँ, अभी भी बातचीत जारी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनी तनक के बीच मद्देनजर आज दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता हो रही है। बातचीत में कोर कमांडर के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के भी शामिल होने की खबर है। ये वार्ता एलएसी के पास भारतीय सीमा से पड़ने वाले चुशूल सेक्टर के सामने मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर आयोजित हो रही है, जो चीन के नियंत्रण में है। भारत और चीन के बीच मई 2020 से ही तनाव जारी है। इसके मद्देनजर अब तक सैन्य स्तर संगठन 8वें दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कुछ ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। लगभग 2 महीने बाद दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से सैन्य स्तर की वार्ता हो रही है। पिछले बार 6 नवंबर 2020 को चुशूल में ही 8वें दौर की वार्ता हुई थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों दिल्ली में हाई अलर्ट, आतंकी हमले के इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकस। 26 जनवरी को आतंकी संगठन दिल्ली, अयोध्या और बोधगया में हमला करने की फिराक में है। रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ग्रुप दिल्ली समेत इन जगहों पर फिदायन हमला कर सकता है। देश के कई उग्रवादी संगठनों ने आतंकियों से हाथ मिला लिया है। इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और दिल्ली अलर्ट भी है। ऐसे में आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश में भी कहीं भी टारगेट किलिंग करा सकते हैं। ये संगठन किसान आंदोलन को भी आड़ ले सकते हैं। इस बार आतंकी हमले की गंभीर इनपुट्स मिले हैं, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों की नींव दौड़ा रखी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली समेत कई राज्य सरकार व उनके पुलिस प्रमुखों के संपर्क में है। दिल्ली पुलिस के आतंक निरोधी दस्ते यानी स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आतंकी हमले की गंभीर इनपुट मिले हैं। आतंकी संगठन दिल्ली, अयोध्या और बोधगया समेत कई जगहों पर हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को WHO चीफ ने दी बधाई। PM मोदी को दी बधाई। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में बज रहा भारतीय वैक्सीन का डंका। दरअसल आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में लगातार सहयोग करने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जानकारी साझा करने के साथ ही मिलकर काम करने में इस महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। भारत इस हफ्ते घोषणा किया है कि श्रीलंका और 8 अन्य दोस्त देश भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को सहायता के तहत कोविड-19 के टीके भेजेगा। भारत की नीति पड़ोसी पहले के अनुरूप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को सहायता के तहत कोविड-19 के टीके भेजे जा चुके हैं। WHO महानिदेशक ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपके लगातार सहयोग के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का टीके का उत्पादन और आपूर्ति क्षमता का उपयोग कोविड-19 महामारी से लड़ाई में समस्त मानव जाति की भलाई के लिए किया जाएगा। उनके पिछले हफ्ते में कहा था कि भारत एक स्वस्थ धरती के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में दाखिल हुए अमेरिकी युद्धक विमान। ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ अमेरिकी तेवर हुए सख्त। जी हाँ,
दक्षिणी चीन सागर में ताइवान और चीन के मध्य तनाव के बीच अमेरिका ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। रविवार को अमेरिका के विमान वाहक पोत ने दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश कर दिया। अमेरिकी सेना ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। इस एक्शन से पीछे अमेरिका का तर्क है कि समुद्र की स्वतंत्रता के लिए हर कदम उठाया गया है। अमेरिका के इस कदम से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के इस एक्शन से दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सेना ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब शनिवार को चीनी बमवर्षक और लड़ाकू जेट विमान दक्षिणी चीन सागर में ताइवान द्वीप के निकट अवैध रूप से प्रवेश किया है। इस घटना के बाद ताइवान की सेना सतर्क हो गई और उसने अपने लड़ाकू विमानों के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। अमेरिका दरअसल इंडो पैसिफिक कमांड ने एक बयान में कहा है कि समुद्र की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले साझेदारियों का निर्माण करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कमांड ने कहा है कि फिलहाल अपने सहयोगियों और भागीदारियों को आश्वस्त करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने यह पहल की है। कमांड ने कहा है कि फिलहाल दुनिया में 2/3 व्यापार वाले इसी मार्ग से होते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि इस मार्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कमांड ने कहा है कि महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में हम अपनी उपस्थिति बनाए रखें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बजट डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर विशेष जोर रहने की उम्मीद सरकार पहले दे चुकी है संकेत। अपने हाल में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव की खबरें को पढ़ा या सुना जरूर होगा। इसको देखते इस बार की बात की उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल इस बार के बजट वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट में भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आवंटन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल सरकार डिफेंस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया पर विशेष जोर देगी। इसका संकेत मई 2020 में ही मिल चुका है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट्स के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया था। इनके साथ ही उन्होंने कहा था कि फिलहाल कुछ हथियारों और प्लेटफॉर्म के आयात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हम हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट जारी करेंगे जिनके आयात की मंजूरी नहीं देनी होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दिल्ली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे हिरासत में 3 लड़कियां समेत 6 लोग। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। दिल्ली के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की खबरों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच किया है। शुरुआती जानकारी मिली है कि शनिवार की देर रात में ये नारे लगाए गए हैं। पुलिस ने जाँच के बाद नारे लगाने के आरोप में 3 युवक और युवतियों को हिरासत में ले लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक PS तुगलक रोड पर रात करीब 1 बजे PCR कॉल मिली कि खान बाजार मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को 2 युवक 3 महिला व 1 किशोरी के साथ बाइक पर मिले। बाइक सवार युवक और युवतियों से पूछताछ की तो सामने आया कि ये सभी लोग इंडिया गेट के आसपास घूमने आए थे। ये यूलू बाइक किराए पर ली थी। यूलू बाइक पर रेस लगा रहे थे। एक का नाम हिंदुस्तान, दूसरे का नाम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जीतने लगा, पाकिस्तान जीतने लगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। तो इस तरीके के इन लोगों का तर्क हालांकि पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, यूपी में सेना के लड़ाकू विमानों के लिए तीसरी एयर स्ट्रिप तैयार। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतर सकेगा जैगुआर। आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी में देश की सेनाओं की मदद के लिए तीसरी एयर स्ट्रिप भी तैयार है। जी हाँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को उतारा गया था। ठीक इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी फाइटर प्लेन को उतारने लायक हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जल्द ही यूपी की ये तीसरी एयर स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूड़ेभार गांव में एयर स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। आगरा और लखनऊ के बाद यूपी में ये तीसरी एयर स्ट्रिप होगी जहां सेना के लड़ाकू विमानों को आपातकाल में उतारना संभव हो सकेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक कार उद्योग को बजट में बड़ी सौगात की उम्मीद। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की दरकार। जी हाँ,
दरअसल केंद्र की कई मंत्री हाल ही के वर्षों में भारत को इलेक्ट्रिक कारों का हब बनाने की मंशा जता चुके हैं। सरकार के भीतर भी इस पर गहन चर्चा हुई है। आगामी बजट में दुनिया के सक्षम भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर स्पष्ट खाका पेश किया जाए। इस बारे में ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सुझाव देने वाले नीति आयोग के विशेष समूह से वित्त मंत्रालय का गहन विमर्श हो चुका है। नीति आयोग की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपे गए सुझाव में कहा गया है कि नीतिगत प्रोत्साहन से भारत इलेक्ट्रिक कार बाजार में छोटी कारों के निर्माण जैसी कहानी दोहरा सकती है। भारत को दुनिया में छोटी कारों की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। वित्त मंत्रालय को यह बताया गया है कि फिलहाल 4 दशक पहले जब अमेरिका और यूरोपीय कार कंपनियां चीन में प्लांट लगा रही थी, तब भारत उस मौके का फायदा उठाने में चूक गया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कारों का मास प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है और तकनीकी विकास का काम अभी जारी है। दूसरी तरफ वैश्विक माहौल की वजह से चीन को लेकर कई तरीके की शंकाएं भी हैं। इससे में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कंपनियों के बीच अपनी पैठ बना सकता है और एक कहीं न कहीं एक तरीके से हब भी बन सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश प्रो टाइम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ममता को भेजी रामायण, कहा श्री राम बोलना सीख लो ममता दीदी। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और हुजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण की एक प्रतियां भेजी है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल अयोध्या में सालों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है और इनमें ममता नाराज है। शर्मा ने कहा है कि ममता को राम नाम से उद्घोष से नफरत है। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जय जय श्री राम बोलना सीख लो, भगवान राम का विरोध करना बंद करो। बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान आपने भगवान राम का अपमान किया। बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव में आपको सबक सिखाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर से ही इस तरीके से ममता बनर्जी को भेजा जाने लगा है रामायण की प्रतियाँ। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से एक बार फिर से ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच ट्रैक्टर परेड की मिली अनुमति रूट को लेकर किसानों और पुलिस के बीच ठन गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 60वें दिन भी जारी है। 10वें दौर की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई है। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर परेड को लेकर संशय बरकरार है। पुलिस का कहना है कि लिखित रूट नहीं मिला है, लिखित रूट मिलने पर बताएंगे। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस अनुमति दे या फिर ना दे, लेकिन ट्रैक्टर परेड तो होकर ही रहेगा। दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दोपहर 2 बजे तक रूट मैप तैयार हो जाएगा। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक ट्रैक्टर परेड यूपी गेट से चलकर दिल्ली पुलिस में घुसने के बाद आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर पहुंचेगी और उसके बाद मोहन नगर और अन्य जगह होते हुए वापस यूपी गेट आ जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल के सुगबुगाहट से बड़ी बेचैनी, आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी हुई खतरे में। दरअसल सत्ता के गलियारों में इस कयास के तर्क पे आधार बनाया गया है कि फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे ने चर्चा की ऐसी गर्म हवा तेज कर दी जो कई मंत्रियों को बेचैन कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले संभावित इस बदलाव को मिशन 2022 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन मंत्री उलटफेर से प्रभावित होंगे। कुछ नए चेहरे की भी एंट्री हो सकती है। पार्टी में अटकलें जोर पकड़ रही है कि चुनाव के लिए तैयार हो रहे मंत्रिमंडल में जातिगत व क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अलावा युवाओं को मौका मिलेगा। जिन मंत्रियों का साथ नहीं दे रहा है उनको बदला जाना तय माना जा रहा है। जिले में प्रभारी मंत्री के तौर पर अपेक्षित काम न करने वाले भी रडार पर हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दिल्ली में परेड के लिए ट्रैक्टरों का आना लगातार जारी। रूट कई रूट नए रूट के बीच समझे। दरअसल सोनीपत में कुंडली धरनास्थल और यूपी गेट पर ट्रैक्टर रैली का आना लगातार जारी है। केजीपी केजीएम के 0 पॉइंट्स में आगे जीटी रोड पूरी तरीके से बंद हो गया है। इससे आगे केवल किसानों के ट्रैक्टर ही जा रहे हैं। कुंडली बॉर्डर से सोनीपत की ओर आने वाले जीटी रोड के सर्विसेज लेन से आ रहे हैं, लेकिन इस बार लंबा जाम लगा है। ट्रैक्टरों के बीच छोटे वहां फंस गए हैं और किसान ट्रैफिक दुरुस्त करने में लेन चल रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमित शाह 30 जनवरी को अपने बंगाल दौरे के दौरान सौरभ गांगुली से कर सकते हैं मुलाकात। गांगुली के राजनीति में आने की है अटकलें।
केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह 30 जनवरी को अपने बंगाल के दौरे के समय बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के घर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसे लेकर सियासी गलियारे में फिर सौरभ की राजनीति में आने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच दोस्तों, कुछ दिन पहले सौरभ का दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले सौरभ को दिल का दौरा पड़ा था। आपको बता दें कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सौरभ घर में आराम कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में उनकी दूसरी बार एंजियोप्लास्टी भी होनी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल दृष्टि गोस्वामी बनी उत्तराखंड की एक दिन की सीएम। चल रहा बैठकों का दौर 4.5 घंटे तक होगा। बहुत कुछ खास। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज हरिद्वार की दृष्टि गोस्वामी ने एक दिन के लिए उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और वे देहरादून स्थित विधानसभा पहुंच गई हैं। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। दृष्टि करीब दर्जन भर विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। सृष्टि शाम 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएंगी। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां मौजूद रहेंगे। सृष्टि गोस्वामी विधानसभा भवन में दोपहर 3 बजे तक समीक्षा बैठक किया है। दोपहर बाद 3 बजे बालिका निकेतन का निरीक्षण किया है। यहीं बालिकाओं के साथ दोपहर का भोजन भी किया है। शाम 4:30 बजे हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यूपी स्थापना दिवस 70 साल का हुआ अपना। यूपी पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, इन नेताओं ने दी बधाई। यूपी का जो स्थापना दिवस है, यूपी आज 70 साल का हो गया। दरअसल 24 जनवरी के दिन यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर भी उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को यूपी का ये नाम मिला था। 24 जनवरी 1950 को पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला दिवस मनाया जा रहा है। आज यूपी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राज्य के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा भी लिया है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, पूर्व मार्च के बाद नहीं चलेंगे 100, 10 और 5 रुपए के नोट। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि मार्च के बाद से पुराने 100, 10 और 5 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल के बाद ये सभी पुराने नोट बाजार से बाहर हो जाएंगे। ये जानकारी आरबीआई के अधिकारी बी महस की तरफ से दी गई है। ये खबर आपको सीधे प्रभावित भी कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 100, 10, 5 रुपए के नोटों को वापस लेने की योजना भी काम कर रहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। आरबीआई के अधिकारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महस ने बताया है कि 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ मार्च अप्रैल से इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।